ऑसोफेगस जब माउथ में हम लोग के फूड पार्टिकल चला जाता है तो वो एक पैसेज प्रोवाइड करता है। ये हमारे गले के पास में होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज। आज हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपके इवेंट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से दो टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपनी फीडिंग मैकेनिज्म के लिए। अगर न्यूट्रिशन के बेस पे देखें तो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ और दूसरा हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको किसी भी एनिमल वगैरह की जरूरत नहीं है, ये खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। इसमें कीमोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। और हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपने फीडिंग मैकेनिज्म के लिए किसी भी एनिमल या प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है होलोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ये हेट्रोट्रॉपिक के रिगार्डिंग आता है। इसमें हेट्रोट्रॉप्स में होलोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फीडिंग मैकेनिज्म के लिए अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म भी एक प्रकार का हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक पैरासाइट के तरह काम करते हैं और अपनी फीडिंग मैकेनिज्म के लिए उन सब पे डिपेंड करते हैं। ठीक, कीमोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो भी केमिकल से अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कीमोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डीकेइंग मटेरियल्स पे अपना फीडिंग मैकेनिज्म डिपेंड करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है होलोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये वो वैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने फीडिंग मैकेनिज्म के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड। से पूछ रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें हमारा भोजन लगभग पच चुका होता है। तो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होता है और लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पे सारा जितने भी हम लोग फूड मटेरियल लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स कुछ भी हो, वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक पैसेज प्रोवाइड करता है जिससे हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ सके। माउथ ये तो फर्स्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से हमारा डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। स्टोमक एक इंटरमीडिएट पार्ट है जिसमें प्रोटीन्स वगैरह का डाइजेशन होता है। तो लेकिन 90% डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द पाउच कनेक्टेड टू द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को जो जंक्शन जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं। तो जो सीकम होता है, ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर है। जो सीकम होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है। चौथा क्वेश्चन है, कॉर्डलिंग ऑफ मिल्क इन द स्टोमक ड्यू टू द एक्शन ऑफ। इसमें पूछ रहा है कि हमारे स्टोमक में जनरली ह्यूमन के इन्फेंट्स में, उनके बेबी में जो मिल्क की कर्डलिंग होती है वो किस एंजाइम के रिएक्शन के माध्यम से होती है। तो हमारा सही ऑप्शन है रेनिन। रेनिन ये एंजाइम होता है जो कि एक इमल्सिफायर की तरह काम करता है जिससे मिल्क कोगुलेट हो जाता है और डाइजेशन के लिए एक हेल्पफुल, जिससे उसका वाटर अलग हो जाता है और ये एंजाइम बाकी जो मिल्क में जो प्रोटीन केसीन प्रेजेंट होता है
उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। मायोसिन ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एंजाइम है। HCl ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। पेप्सिन ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेनिन। छठा क्वेश्चन है, किडनी सिक्रीट्स एन एंजाइम व्हिच चेंजेस प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन, द एंजाइम इज। इसमें पूछ रहा है कि हमारे किडनी एक कौन सी जो एंजाइम सिक्रीट करती है जो ये एक एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन ये एक प्रोटीन है उसमें कन्वर्ट करती है। तो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े हैं कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क में जो हेल्प करता है जो एंजाइम, वही एंजाइम इसमें भी एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन नामक प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन के डाइजेशन में प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। मोनोऑक्सीजिनेज ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रोबायोटिक इज अप्लाइड टू। प्रोबायोटिक टर्म हम लोग किस चीज के लिए अप्लाई करते हैं? ऑर्गेनिक फूड, एंटी एसिड, एंटीबायोटिक, एंड ऑप्शन डी इज लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। प्रोबायोटिक मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी हेल्थ के लिए या हमारे फूड के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये एक ऐसे माइक्रो, जैसे हम लोग दही वगैरह खाते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट को हम लोग प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। एंटी एसिड ये अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको खत्म करने के लिए काम करता है। एंटीबायोटिक ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इसको लिया जाता है। Which of the following prevents the entry of food into the windpipe and lungs? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा भाग है जो बॉडी पार्ट का जो विंड पाइप और लंग्स में फूड की एंट्री को रोकता है। देखिए तो लैरिंग्स और फेरिंग्स दोनों साथ में रहते हैं, और लेकिन अगर हम लोग भोजन लेते हैं तो इपिग्लॉटिस क्या करता है, भोजन को फेरिंग्स में जाने देता है, सॉरी भोजन को ऑसोफेगस में, और एयर को फेरिंग्स या लैरिंग्स के थ्रू लंग्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। इपिग्लॉटिस एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। अगर हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो वो जो इपिग्लॉटिस है वो ऊपर की तरह आ जाता है और उसके थ्रू फेरिंग्स के थ्रू फिर एयर लंग्स में पहुंच जाता है। अगर हम भोजन कर रहे होते हैं तो इपिग्लॉटिस नीचे की तरफ होता है और लैरिंग्स को कवर कर लेता है, जिसके माध्यम से जो भोजन होता है वो ऑसोफेगस में एंट्री करता है और लैरिंग्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो हमारा सही ऑप्शन है इपिग्लॉटिस। Question number 8. Dietary fibers are very much important required in our daily food as to. कह रहा है कि डाइटरी फाइबर्स हमारी डेली फूड के लिए क्यों आवश्यक है, हम फाइबर क्यों लेते हैं? तो ऑप्शन है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटीन, फाइबर में कोई प्रोटीन वगैरह नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत है। सेकेंड ऑप्शन है टू बैलेंस द इंसुलिन सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज। इंसुलिन हम लोग कब लेते हैं? डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन, या फिर जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल एक्स्ट्रा हो जाती है तब उसके लिए हम लोग इंसुलिन लेते हैं। तो इसमें डाइटरी फाइबर का कोई रोल नहीं होता है, ये भी गलत है। थर्ड है टू हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही है। फाइबर्स जो होता है वो हमारे जो जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उन सबको बाहर निकालने में हेल्प करता है, इसीलिए डाइटरी फाइबर हम लोग की डाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। टू डिक्रीज टायर्डनेस, थकान को दूर करने के लिए इस डाइटरी फाइबर्स का इस चीज का कोई मतलब ही नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टू हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड।
क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाइजेशन इज करेक्ट। ऐसी कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारे डाइजेशन के रिगार्डिंग सही है। तो पहला ऑप्शन है ए फैट प्रेजेंट इन द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि फैट को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कीमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, इन सबका कोई रोल नहीं होता है फैट के डाइजेशन में। बी ऑप्शन है स्टार्च ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज। जो स्टार्च का डाइजेशन होता है हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, इसमें एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन जो भी मिलके बोलस बनाने का हेल्प करते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि लाइपेज स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है फैट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, ये सही है। लाइपेज एंजाइम फैट के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है न्यूक्लिक एसिड इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज, ये गलत है। न्यूक्लिक एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो स्टार्च के डाइजेशन के लिए या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो लेकिन हमारा सही ऑप्शन है फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज। लाइपेज एंजाइम फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें पूछ रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा सीक्वेंस सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंजेशन, मतलब इंजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम भोजन हमारे माउथ तक पहुंचता है। फिर सेकंड इसमें दिया है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होती है जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारी ब्लड वेसल में किस तरीके से पहुंचता है, वो प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन, डाइजेशन ये वो प्रोसेस है जो जिस फूड को हम लोग इनटेक करते हैं उससे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए हम लोग डाइजेशन का तो हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस इस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को स्मॉलर या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए हेल्प करती है। एसिमिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो भी जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स या आयंस होते हैं वो ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाते हैं। और लास्ट प्रोसेस है इजेशन। इजेशन वो प्रोसेस होती है जिससे हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये सीक्वेंस गलत है। पहले फूड का इंजेक्शन होता है, हम लोग फूड इंटेक करते हैं, फिर डाइजेशन होता है। ठीक, फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। तो इस सीक्वेंस वाला ये है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले इंजेक्शन, फूड को इंटेक करते हैं, सेकंड फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फिनोमेनन इज टर्म्ड एज। सेल ड्रिंकिंग वाटर फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी इज राइट आंसर। पिनोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम लोग सेल ड्रिंकिंग वाटर फिनोमेनन कहते हैं। इंजेक्शन में फूड पार्टिकल्स माउथ तक आता है, वहां से डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ से। सर्कमवेलेशन किसी चीज के अराउंड कोई चीज अगर वाटर है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो वो सर्कमवेलेशन और सर्कमफ्लुएंस के रिगार्डिंग आ जाएगा। लेकिन पिनोसाइटोसिस को हम लोग सेल ड्रिंकिंग फिनोमेनन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया। पूछ रहा है कि अगर अमाइनो एसिड की एक्सेस हो जाती है तो उसको यूरिया में तोड़ने के लिए हमारे कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है। तो राइट आंसर है बी लीवर। लीवर में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अमाइनो एसिड के एक्सेस को हेल्प करते हैं शरीर से बाहर निकालने के लिए। किडनी यूरिनेशन और फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करता है। स्प्लीन ब्लड वेसल्स के लिए जितने भी ब्लड वेसल्स हैं WBC या RBC वो अगर वो सब डेड या डीके हो जाते हैं तो उन सबको शरीर से बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी लीवर
सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। इसमें पूछ रहा है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है लेकिन उन सब में डाइजेशन नहीं होता है, वो एक पैसेज की तरह काम करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ए ऑसोफेगस। ऑसोफेगस जब माउथ में हम लोग के फूड पार्टिकल चला जाता है तो वो एक पैसेज प्रोवाइड करता है, ये हमारे गले के पास में होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा 90% डाइजेशन हो चुका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ 9 to 10% डाइजेशन, डाइजेशन क्या वो एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी एक पैसेज प्रोवाइड करता है। और रेक्टम, रेक्टम के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। बकल कैविटी, बकल कैविटी में जितने भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है उन सब का डाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 14 है which organ has finger like outgrowth which are called as villi। मतलब ऐसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गन है जिसमें कुछ इस तरीके का विली नामक एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके का कुछ आउटग्रोथ पाए जाते हैं जिसको हम लोग बिली कहते हैं। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जितने भी प्रोटीन डाइजेशन हुआ या फिर लिपिड फैट इन सब के डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ रिदम्स होते हैं जिसके माध्यम से एंजाइम सीक्रेट होता है और वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन राइट आंसर है। 16 है which of the following enzymes is secreted by the pancreas। इसमें पूछ रहा है कि पैंक्रियाज में पैंक्रियाज से कौन सी एंजाइम सीक्रेट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो कि पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है। मॉल्टेज ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एंजाइम है जो कि मॉल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज ये भी इंटेस्टाइनल एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। सुक्रोज, सुक्रोज भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एंजाइम है जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का काम करता है। तो जो ट्रिप्सिन है वो एंजाइम पैंक्रियास से सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग आयन। आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा ऑर्गन सही है। तो हम लोग का राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। लगभग 90% डाइजेशन हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर फैट डाइजेशन के लिए सब चीज के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कनेक्ट स्टोर रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक पैसेज प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा इसका डाइजेशन में रोल नहीं है। पैंक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 17 है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। मतलब जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक करते हैं उस रेस्पिरेशन या उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेटरी कोशेंट। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं जो हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन जो इनटेक करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के शरीर से बाहर जाती है उन सब का एक रेशनल फॉर्म है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट या फिर इसका
अदर नाम है रिस्पिरेटरी कोफिशिएंट, इसको RQ से डिनोट करते हैं। फोटो रिस्पिरेशन, ये प्लांट्स में पाई जाने वाली फिनोमिनन है। फोटो रिस्पिरेशन, फास्फोराइलेशन, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसेस फास्फोराइलेशन कहलाती है। जैसे एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस फास्फोराइलेशन है, या फिर जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस फास्फोराइलेशन के थ्रू होती है। ऑक्सीडेशन, किसी प्रोडक्ट का अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉल्ड। जो रिस्पिरेशन होता है वो दो प्रोसेस से कंप्लीट होता है। फर्स्ट है इनहेलेशन एंड सेकेंड है एक्सहेलेशन। इसमें हम लोग एयर को ब्रीद इन करते हैं और एक्सहेलेशन में एयर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं जो कि एयर को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सहेलेशन। इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है। फर्स्ट रिस्पिरेशन, ये तो दोनों प्रोसेस में आ जाता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट एनर्जी इज फॉर्म। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज हम लोग का पायरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर जो केल्विन साइकिल में जाता है, टीसीए साइकिल में, और फिर ईटीएस में, और देन एटीपी जनरेट होती है। तो हम लोग का रेस्पिरेशन सही आंसर है। एनर्जी इसी प्रोसेस का रेस्पिरेशन के थ्रू ही फॉर्म होती है। डाइजेशन में हम लोग का फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होता है, एक्सक्रीशन में अनडाइजेस्टेड फूड शरीर से बाहर निकलता है। सर्कुलेशन, ये किसी बॉडी फ्लूइड को हमारी बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट होती है, तो सर्कुलेशन वो प्रोसेस कहलाती है। लेकिन हम लोग का रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसमें हम लोग को ऑक्सीजन की नीड होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, उसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं होता है। तो इसमें पूछ रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिस्पिरेशन विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो ये गलत है, इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि ऐसा रिस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के बिना हो। सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन रिस्पिरेशन थ्रू स्किन, ऐसे रिस्पिरेशन को हम लोग क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है रिस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऐसी रिस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है उसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, रिस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ऐसे रिस्पिरेशन को ब्रैंकियल रिस्पिरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। रिस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रिस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स abundant ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। जो लंग्स
से ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट रिसीव करता है वो किस ऑर्गन के थ्रू करता है? तो हम लोग का राइट आंसर है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के थ्रू हम लोग का हार्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से रिसीव करता है। सेकंड, अगला क्वेश्चन है टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। टोटल लंग कैपेसिटी होती है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है हम लोग का 1200, वाइटल कैपेसिटी होती है 4600, टोटल 5800 ml। हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। टोटल लंग कैपेसिटी थे रेजिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी का एक प्लस पॉइंट होता है और इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है द स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डॉल्फिन्स इनेबलिंग देम टू इनहैबिट एट पर्टिकुलर डेप्थ इन द वाटर आर। इसमें पूछ रहा है कि जो डॉल्फिन्स या व्हेल मछलियां होती हैं क्यों बहुत गहरे पानी में वो नहीं तैर सकती हैं, क्यों? डॉल्फिन्स एक मैमल है जो कि पानी में रहता है और उसमें रिस्पिरेशन के लिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सब में गिल्स पाया जाता है, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन में रिस्पिरेशन के लिए लंग्स पाया जाता है। इसीलिए वो बहुत गहरे पानी में रिस्पिरेशन नहीं कर सकती हैं, इसीलिए वो अपनी रिस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा 5 to 6 मीटर डेप्थ तक ही बस रहती है, उससे नीचे वो नहीं जा सकती। हम लोग का राइट आंसर है लंग्स। बाकी सब में गिल्स पाया जाता है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये व्हेल और डॉल्फिन्स कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिसमें लंग्स पाया जाता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गहरे पानी में नहीं जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है sometimes after doing physical work we get muscle cramps, this results due to। कभी कभी हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा हम लोग एक्सरसाइज या काम कर लिए होते हैं तो वहां पे हम लोग को मसल क्रैम्प्स हो जाती है, वहां पे मसल्स दुखने लगती है। तो वो पूछ रहा है ये ऐसा क्यों होता है? रिस्पिरेशन जो कि दो तरीके का होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड दूसरा है एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस एक एनाएरोबिक रिस्पिरेशन की फर्स्ट प्रोसेस है, इसमें चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर यही ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रिस्पिरेशन कहलाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर जब ग्लूकोज टीसीए साइकिल में न जाने की बजाय उन सब फर्मेंटेशन की प्रोसेस में चला जाता है, इसीलिए हमारी बॉडी में वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके माध्यम से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। इसीलिए हम लोग का मसल्स में पेन होने लगता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए मसल क्रैम्प्स होते हैं। तो इसका सही रीजन है ऑप्शन नंबर बी, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है, कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड। जो पाइरुवेट ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जनरेट होता है वो अगर लैक्टिक एसिड में फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके माध्यम से वहां पे हम लोग की बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसी वजह से हम लोग को मसल क्रैम्प्स होते हैं। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी सही है, कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है एज द रिस्पिरेशन थ्रू द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पिरेशन, विच टाइप ऑफ द रिस्पिरेशन इज डन थ्रू द स्किन। इसमें पूछ रहा है कि अगर जो भी रिस्पिरेशन हम लोग के लंग्स के थ्रू होती है उसको पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं, अगर यही रिस्पिरेशन हम लोग के स्किन के थ्रू हो तो उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे रिस्पिरेशन को हम लोग क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहते हैं। ये कुछ एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, फ्रॉग वगैरह में क्यूटेनियस रिस्पिरेशन होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है, पल्मोनरी रिस्पिरेशन ह्यूमंस या फिर मैमल्स में होते हैं। ब्रांकियल रिस्पिरेशन जितने भी एक्वेटिक एनिमल जिनमें गिल्स प्रेजेंट होता है उन सब में ब्रांकियल रिस्पिरेशन होता है। ट्रैकियल रिस्पिरेशन कुछ इंसेक्ट्स वगैरह में ट्रैकियल रिस्पिरेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है, ऐसे रिस्पिरेशन को क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहते हैं जो रिस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल। पूछ रहा है इसमें कौन सा एक्वेटिक एनिमल है जिसके पास गिल्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेल। वेल और डॉल्फिन्स में गिल्स नहीं प्रेजेंट होता है, इन सब में गिल्स की जगह रिस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये अपना रिस्पिरेशन गिल्स के बजाय लंग से करते हैं। बाकी इन सब तीनों में गिल्स प्रेजेंट होता है, तो ऐसे रिस्पिरेशन को ब्रोंकियल रिस्पिरेशन कहते हैं, इसके रिस्पिरेशन को पल्मोनरी रिस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन कवर्स द लंग। पूछ रहा है कि लंग्स को कौन सा मेम्ब्रेन कवर करता है। लंग्स को कवर करने वाला मेम्ब्रेन प्लूरा है। सिलिएटेड इपिथेलियम कुछ ये लंग्स को या फिर लंग्स ये अदर लंग्स के अलावा अदर भी जितने भी सिलिएटेड एनिमल्स होते हैं उन सब की इपिथेलियम को एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है, तो वो सिलिएटेड इपिथेलियम होता है। डायफ्राम जस्ट बिलो द लंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक, ये जो प्लूरा होता है वो हम लोग के लंग्स को एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है जिससे वो कवर रहता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है इन अगस्त 2020 रिसर्चर्स हैव फाउंड that in the severe cases of COVID-19, which of the following parts of the respiratory system mostly affected। पूछ रहा है कि अभी जो रिसेंटली कोविड-19 आया था उन सब में सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला ऑर्गन कौन सा है। तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला ऑर्गन एल्वियोली है जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। नेसल कैविटी में इन्फेक्शन होता है पर बहुत ज्यादा नहीं, सबसे पहले इन्फेक्शन हम लोग का एल्वियोली में होता है जिससे जो भी इंसान होते हैं उन सबको दम घुटने वगैरह सांस फूलने की जैसे दिक्कत होती है, तो सबसे पहले यही इन्फेक्ट करता है। तो सबसे ज्यादा कोविड-19 में जितने भी पेशेंट की मौत हुई रही होगी वो फिर एल्वियोली की इन्फेक्शन से हुई थी। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इन द बॉडी इज कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है कि रिस्पिरेशन जो कि हम लोग ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है। तो अभी हम लोग किसी क्वेश्चन में पढ़े हैं कि रिस्पिरेशन दो तरीके का होता है। रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है, फर्स्ट इनहेलेशन एंड सेकेंड एक्सहेलेशन। ठीक, तो हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन ए। इनहेलेशन की प्रोसेस के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर अपनी बॉडी में लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट इन द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूछ रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग की बॉडी के थ्रू किस बॉडी पार्ट से निकलती है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एल्वियोली एक ऐसा लंग्स का पार्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन। गैसियस एक्सचेंज हम लोग के किस बॉडी पार्ट में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लंग्स एंड एल्वियोली में। इस लंग्स एंड एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सचेंज होती है रिस्पिरेशन की प्रोसेस में। फर्स्ट हम लोग का आंसर सही है, लंग्स एंड एल्वियोली। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। इसे पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है और गल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज ये सब इंटेस्टाइनल एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है वेयर बाइल इज स्टोर्ड। बाइल जूस जो होता है
वो कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन नंबर ए है लीवर, बी किडनी, सी गल ब्लैडर, डी स्प्लीन। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। लीवर सॉरी गल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन वो हम लोग के गल ब्लैडर में स्टोर होता है। अगला है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज फास्टर इनसाइड द स्टोमक देन आउटसाइड। जितने भी हम लोग प्रोसेस डाइजेशन की होती है वो स्टोमक में बहुत अच्छी तरीके से क्यों होती है बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और एंजाइमेटिक एक्टिविटी वहां पे स्टोमक में बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से स्टोमक में डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। द फूड इज चर्न इनटू द स्टोमक देयर बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ क्विकर एंजाइम एक्शन। एंजाइम की एक खासियत होती है जितने भी शॉर्ट पार्टिकल्स से स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं वहां पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग का डाइजेशन स्टोमक में बाकी ऑर्गन की कंपैरिजन में बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। अगला है द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय। जो वेंटिलेशन की मूवमेंट होती है जिससे रिदम प्रोड्यूस होता है वो कौन से लंग्स से कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ये कॉस्टल मसल और डायफ्रेम ये दोनों हेल्प करता है वेंटिलेशन की प्रोसेस में। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही है, बोथ ए एंड बी। अगला है इम्बिडिन मेयर हाफ पाथवे रिप्रेजेंट स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। इम्बिडिन मेयर हाफ पाथवे को ईएमपी पाथवे या फिर ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के माध्यम से ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। हम लोग का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन की सीरीज है जिसके माध्यम से ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है मैमल्स में ड्रिंक वाटर एंड ऑल्सो गेट इट फ्रॉम। जितने भी मैमल्स होते हैं वो तो जनरली हम लोग पानी पी के लेते हैं, लेकिन अगर पानी हम लोग नहीं लेते हैं तो वो पानी की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो हेल्प करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलिसिस कहलाती है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना। तो हम लोग का ये ऑप्शन गलत है। द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा ये भी गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ये सही है। जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट होती है, इसी वजह से हम लोग जो मैमल्स होते हैं वाटर को ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। अगला है ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मैन इज रेगुलेटेड बाय। ब्लड ग्लूकोज लेवल दो हार्मोन्स हेल्प करते हैं ब्लड की ग्लूकोज लेवल को बॉडी में मेंटेन करने के लिए, ग्लूकागान एंड इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम। इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सिक्रीशन या फिर फ्लूइड है जो कि एंजाइम जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है लेकिन एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। बाइल, जो बाइल होता है इसे बाइल जूस, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन दो तरीके का बाइल जूस निकलता है जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी का नहीं होता है, फिर भी ये हम लोग के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है, बाइल। अगला है इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज। मैमल्स में कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर्ड रहता है? सबसे पहले ग्लाइकोजन का ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, वो हमारे लीवर में सबसे पहले स्टोर होता है। फिर अगर वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी होती है फिर वो मसल्स में स्टोर होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स सही है। अगला है द लार्जेस्ट ऑसोफेगस इज फाउंड इन। जितना बड़ा एनिमल उसका ऑसोफेगस जितने बड़े जो भी बड़े एनिमल्स हैं
अगर उनके गर्दन की लंबाई ज्यादा है उसका ऑसोफेगस भी उतना ही बड़ा रहेगा। तो इसमें पूछा है लार्जेस्ट ऑसोफेगस कौन से एनिमल्स में पाया जाता है। फर्स्ट है डॉग फिश, सेकेंड है फ्रॉग, थर्ड है जिराफ एंड फोर्थ स्पैरो। तो जिराफ की गर्दन की लंबाई लगभग बहुत बड़ी होती है और इसलिए इसका ऑसोफेगस भी बहुत लंबा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। अगला है सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मिलिएट्स इंक्लूड। डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उसमें कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो ब्लड में बहुत ज्यादा, ऐसे कंडीशन को हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया ओनली। अगला है एनिमल यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ। हम लोग जितने भी फूड पार्टिकल्स लेते हैं उन सब से सबसे पहला डाइजेशन हम लोग के कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, फिर लिपिड्स का। और ऑप्शन नंबर ए इसी के रिगार्डिंग सही है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स में सबसे ज्यादा एनर्जी रिच सबस्टेंस है। और बाकी प्रोटीन का डाइजेशन प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये बोन्स वगैरह के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो वो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करने में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी टू the process by which ATP molecules are formed from ADP is called। कौन सी प्रोसेस है जिससे एटीपी में एक लो एनर्जी सबस्टेंस एक हाई एनर्जी रिच सबस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है। तो वो प्रोसेस होती है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में एक फॉस्फेट ग्रुप एडीपी से जुड़ जाता है जिससे एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है, फॉस्फोराइलेशन। हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी फूड मॉलिक्यूल का फर्मेंटेट होते हैं। तो ऑप्शन फॉस्फोराइलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो जिससे हम लोग का एनर्जी बनती है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एटीपी इज कंज्यूम्ड। कौन सी प्रोसेस से एनर्जी कंज्यूम होती है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है, पायरुविक एसिड। जब एसिटिल कोएंजाइम में एसिटिल कोएंजाइम से में कन्वर्ट होता है तो उससे 2 एटीपी जनरेट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्जन एक एटीपी गेनिंग प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इनवॉलेंटरी इन ईच अदर कॉल्ड। टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है, टोटल लंग कैपेसिटी। अगला है इन मैमल सेल एनर्जी रिच सबस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन। ऑप्शन नंबर सी, इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और ये एक एनर्जी रिच सबस्टेंस एक ऑर्गन की तरह काम करता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करती है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, थर्ड टीसी साइकिल एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस सेल के साइटोसॉल में होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है, ये प्रोसेस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला है अस्थमा इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज इज काज्ड ड्यू टू द। अस्थमा किस बीमारी को कहते हैं और वो किस ऑर्गन के इन्फेक्शन से कॉज होती है। फर्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर बी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ब्लीडिंग ऑफ
bleeding into pleural cavity, and option D in spasm in bronchial muscle. तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है, spasm in bronchial muscles. इसमें दम घुटने जैसी दिक्कत होने लगती है, लेकिन ये फिर रुक रुक के सही हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है, अस्थमा स्पैज्म इन ब्रोंकियल मसल्स के कारण होता है. अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी. कौन सा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है. तो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं. वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है. बाकी ऑप्शन विटामिन ए, डी एंड ई दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन. विटामिन ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, लेकिन ये विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन हम लोग की बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही है. अगला है द बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज. बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्यों? क्योंकि वो एक इमल्सिफायर की तरह काम करता है और उस फैट को इमल्सिफाई कर देता है, जिससे हम लोग का फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है, इट इमल्सिफाइज फैट. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ. नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन ए. विटामिन ए जिसका केमिकल नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज कॉज होती है. अगला है इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिशेज इज. कार्निवोरस फिशेज की इंटेस्टाइन कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है स्मॉलर देन दैट ऑफ हर्बीवोरस फिश. ऑप्शन नंबर बी है लार्जर देन दैट ऑफ हर्बीवोरस फिश, सेम एज दैट इन द हर्बीवोरस फिश, एंड ऑप्शन डी वेरी लॉन्ग. तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है, लार्जर देन दैट ऑफ हर्बीवोरस फिश. अगला है कुफर सेल्स आर इन्वॉल्व इन. कुफर सेल्स किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है, फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से कुफर सेल्स जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन सब को खत्म करने का काम करता है. वो प्रोसेस फैगोसाइटोसिस कहलाती है, वो कुफर सेल के माध्यम से होती है. तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है. अगला है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज इन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? तो साइटोक्रोम A3 ये हम लोग का फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो कि ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है. अगला है मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन अ सेल इज कॉल्ड. फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं. इससे फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होता है, वो अपने सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं, वो प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन कहलाती है. PPE पेंटोज शुगर फास्फेट, वो पेंटोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्जन करने की प्रोसेस है. EMP इमिडेन मेयर ऑफ, ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस कहलाती है. हम लोग का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बीटा ऑक्सीडेशन. अगला है द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग इन मैमल्स आर गवर्न बाय. जो हम लोग की वेंटिलेशन मूवमेंट होती है वो किस मसल्स के माध्यम से होती है? हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है, डायफ्रेगम एंड कॉस्टल मसल, इन दोनों से वेंटिलेशन की मूवमेंट होती है. तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है. अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ हार्ट दैट हैज स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 0.7 एंड is breathing at rate of 90 per minute. तो हम लोग का राइट आंसर है 6.30. ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है. नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज पैंटिंग इज ड्यू टू. अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो हम लोग को थकान या पसीना किस
क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो पैंटिंग या फिर लोग को थकान महसूस होने लगती है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। एटीपी एक हाई एनर्जी रिच सब्सटेंस है। एटीपी क्या है? एन एंजाइम विच ब्रिंग्स आउट ऑक्सीडेशन, ये गलत है। ए हार्मोन, ये भी गलत है। ए मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, ये आंसर सही है। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बहुत उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और जब भी हमारे सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो अपने एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देता है और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, आज की क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।